आज शुरू करते हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल से संबंधित आपको कुछ उससे डिस्कवरी से संबंधित और उसके स्ट्रक्चर से संबंधित उसमें क्या क्या रहता है वो सारी चीजें कराई थी। आज को जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल है उसके चारों तरफ एक फ्लेक्सिबल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म को घेरे रखती है। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती कैसे है, इसके मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दो लेयर्स रहती हैं जो फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं। हर फॉस्फोलिपिड में दो दो चीजें रहती हैं एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में। एक तो हाइड्रोफिलिक हेड रहता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल रहती है। हाइड्रोफिलिक हेड बाहर और अंदर की तरफ फेस करता है, यानी वाटर की तरफ। ये वाटर को लाइक करता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। और जो टेल रहती है वो अंदर की तरफ फेस रहती है और वो वाटर में घुल नहीं सकती और वाटर को हेट करती है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिक टेल बोला जाता है। मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अलावा प्रोटीन्स रहती हैं। प्रोटीन्स में मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स रहती हैं उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। लेकिन सरफेस पर भी कुछ प्रोटीन रहती हैं जो उसके सरफेस पर अटैच रहती हैं, उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये काम क्या करती हैं? सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर कोई चीज भेजनी है या अंदर एंट्री करनी है, इसमें हेल्प करते हैं। एक ये रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी ये प्रोटीन कंट्रोल करती हैं। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? इसकी फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। सेल रिकॉग्निशन में और कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। कौन करती हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या क्या चीज हो गई इसमें सेल मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा हो गया प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में दो हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। एक हो गया कोलेस्ट्रॉल, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और इसमें फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। सेल रिकॉग्निशन में और कम्युनिकेशन में ये हेल्प करती हैं। ये स्ट्रक्चर देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें दो लेयर आपको दिख रही है, अपर लेयर और लोअर लेयर। ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें हेड और टेल दिखाई देते हैं, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। इसमें टेल जो है वो अंदर की तरफ है और हेड जो है बाहर की तरफ है। इसमें आपको ये नीले कलर की जो दिख रही है ये प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन्स अंदर है, इन प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन इसके एग्जाम्पल है और इसके इसके अंदर ये मेम्ब्रेन के अंदर रहती हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो है इसके ऊपर रहती हैं सरफेस पर, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स है और क्या चीज है? यहाँ पे प्रोटीन चैनल हो गया कि कोई भी सब्सटेंस अंदर जाना है या बाहर जाना है, ये प्रोटीन चैनल कंट्रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको हम देख नहीं सकते, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल्स को एंगल यानी अंदर ले जाती है, निगल जाती है।
इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस पिक्चर में देखो, ये मेम्ब्रेन है, ये इसका कोई फूड पार्टिकल्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह में पाया जाता है। ये इस मेम्ब्रेन की सहायता से फ्लेक्सिबल होने के कारण ये क्या काम करता है, इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले जाता है। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही अपना फूड लेता है। बात करते हैं न्यूक्लियस की, क्योंकि सबसे ऊपर क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में रहता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, जो डीएनए है, वो भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और सेल के जो ऑर्गेनल्स है इसी में रहते हैं। बहुत सी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कुछ सब्सटेंस जैसे CO2 और वाटर, वो अंदर और बाहर किस तरीके से सेल के अंदर वो एक्सचेंज होते हैं, किस तरीके से आते जाते हैं। सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर मेनली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के कारण मूव करते हैं। डिफ्यूजन, CO2 और ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन जो है, सब्सटेंस का मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। CO2 जो एक वेस्ट गैस की तरह होती है, जो सेल के अंदर बनती है, वो बाहर चली जाती है, क्योंकि सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर कम होती है, इसलिए डिफ्यूजन के कारण ये बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन सेल के अंदर कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से सेल के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार डिफ्यूजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का मूवमेंट एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हुए जब वाटर मूव करता है, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है, सराउंडिंग सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक, उसके हिसाब से वाटर एंटर करता है या लीव कर सकता है, उस सेल को छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं, ये सिर्फ कुछ सब्सटेंस को ही अपने आप में से पास होने देती है। जैसे कुछ यूजफुल सब्सटेंस जो रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई या न्यूट्रिएंट्स हो गई, उनको ही केवल अंदर आने देती है। लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यह मेम्ब्रेन बाहर निकालती है। हार्मफुल या अननेसेसरी सब्सटेंस को अंदर आने से यह रोकती भी है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, क्योंकि इस तरह ये मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है और हर हर मटेरियल को अंदर या बाहर जाने से रोकती है। बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल केवल जैसे प्लांट में कुछ जीवों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल वॉल। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और उसके चारों ओर एक रिजिड यानी कठोर आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल स्ट्रेंथ मजबूती देता है और सपोर्ट देती है, सेल की शेप को मेंटेन करती है और सेल को ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। एक प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जब प्लांट सेल वाटर को लॉस करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी उसमें से जो वाटर है वो बाहर निकलता है, टू सेल कंटेंट श्रिंक होकर ये सेल सेल वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। कहने का मतलब, जो साइटोप्लाज्म है इसका ये श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक हो जाने की प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये जो सेल है ये टर्जिड प्लांट सेल है। टर्जिड मीन्स इसका जो साइटोप्लाज्म है अंदर से, सॉरी वैक्यूल है, इसमें वाटर भरा हुआ है।
अब यदि हम इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी सॉल्यूट ज्यादा है उसमें और उसमें वाटर की मात्रा कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को रखते हैं तो वैक्यूल्स के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकलने के बाद क्या होगा, सेल वॉल तो अपनी जगह पे रहेगी लेकिन अंदर वाला जो मटेरियल है वो श्रिंक हो जाएगा, उसकी जो शेप है वो मॉडिफाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार के इस प्रकार की प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी, सेल को हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक नहीं हाइपरटोनिक में रखते हैं क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा रहती है और वाटर की मात्रा जो है कम रहती है, तो उसमें इस प्लांट सेल को रखते हैं तब जाके ये मॉडिफाइड शेप आती है। यानी यहाँ पे एक मैंने जो पहले बताया था उसकी जगह पे आप हाइपरटोनिक करना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की इंपॉर्टेंस क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बचाता है क्योंकि ये इसको स्ट्रेंथ देने का काम करती है, इसलिए ताकि सेल बर्स्ट ना हो, इसलिए उससे बचाने का काम कौन करती है? सेल वॉल। जब वाटर एंटर करता है तो सेल स्वेल करती है, सेल वॉल अपोजिट प्रेशर लगाती है। प्लांट को डाइल्यूट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में सेल वॉल ही हेल्प करती है। बात करते हैं न्यूक्लियस की, स्ट्रक्चर क्या है और इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है, डबल लेयर कवरिंग, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, वो न्यूक्लियोपोर कहलाते हैं। न्यूक्लियोपोर्स का क्या काम है? मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं जी, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेजने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोपोर करते हैं। ये इसका पिक्चर देखो, यहाँ पे ये पूरा न्यूक्लियस है और ये जो पोर्स है न्यूक्लियोपोर है, और इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर इस यहाँ पे क्रोमेटिन जो इसका पार्ट है, जो क्रोमोसोम्स वगैरह जो रहते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए है। ये स्ट्रक्चर जो क्या है? ये डीएनए है। ये जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के संपर्क में आते हैं तो इस तरीके से ये इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है और ये चेंज बहुत ही ज्यादा इकट्ठी होके तो एक ऐसी शेप बनाती है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये एक्स जो लेटर है उसकी तरीके की शेप बनाती है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, और क्रोमोसोम्स के हर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे रॉड शेप जैसे दिखते हैं जब सेल डिवाइड करती हैं, और ये डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। डीएनए का काम क्या है? रोल ऑफ डीएनए, डीएनए जो क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में ही पाई जाती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब माता पिता के करैक्टर बच्चों में जाते हैं, जो वो यानी वो जो जेनेटिक कंट्रोल है वो कौन करता है? डीएनए करता है। ट्रेड्स इनहेरिटेंस, वही चीज जो गुण जाते हैं एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वो डीएनए के कारण जाते हैं। सेल फॉर्मेशन और फंक्शनिंग में भी डीएनए बहुत रोल अदा करता है। बात करते हैं जीन्स की। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, एक फंक्शनल सेगमेंट, उसको जीन कहते हैं। यह जीन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी जीन की डेफिनेशन बताएंगे तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा यानी स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन क्या क्या काम करता है? हाइट, आई, कलर, ये सारी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स जीन के कंट्रोल में होती है। क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उलझी हुई एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। यानी है तो डीएनए ही, लेकिन नॉन डिवाइडिंग सेल यानी जो सेल डिवाइड नहीं की है जिसने, उसमें यह धागे जैसी संरचना, एक उलझी हुई संरचना मिलती है, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर, उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान क्रोमेटिन मटेरियल
कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बन जाता है। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या काम है? सेल रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ही सेंट्रल रोल है। सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और यह क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? ग्रोथ को यह कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को, और बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी जो है उनको भी कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। अब है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।